नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका हमारी क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे व्यक्तिगत मांग फलन तथा बाजार मांग फलन। इससे पहले के सेशन में हमने पढ़ा कि मांग फलन क्या है। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि मांग फलन क्या है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहते हैं। सीधा सा अर्थ है कि किसी वस्तु की मांग व उसके निर्धारक तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहते हैं। अर्थात मांग किन किन तत्वों से तय होती है, किन किन तत्वों से निर्धारित होती है। मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच जो संबंध है, जो फलनात्मक संबंध है, वही मांग फलन है। मांग फलन के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और बाजार मांग फलन क्या है? व्यक्तिगत मांग फलन के अंतर्गत कौन कौन से निर्धारक तत्व आते हैं, तब बाजार मांग फलन के अंतर्गत कौन कौन से निर्धारक तत्व आते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या है। व्यक्तिगत मांग फलन, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि व्यक्तिगत मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है। मांग फलन के आगे व्यक्तिगत शब्द जोड़ देते हैं तो वहां पर सीधा सा अपने को ध्यान में रखना है कि एक क्रेता के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक उपभोक्ता के बारे में बात की जा रही है कि एक उपभोक्ता के द्वारा जो बाजार में कोई वस्तु की मांग की जाती है और उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध है वही व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। देखिए, व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, यहां पर जैसे व्यक्तिगत शब्द आता है तो वहां आपको एक उपभोक्ता जोड़ लेना है। एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग, ये एक वेरिएबल हो गया जिसे हम कहते हैं डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, और तथा उसके निर्धारक तत्व, ये सारे उसके निर्धारक तत्व हैं। ये वाई फैक्टर हो गए, और जो एक्स और वाई फैक्टर के बीच में जो संबंध है वही फंक्शन कहलाता है। अब हम व्यक्तिगत मांग फलन की बात कर रहे हैं तो वहां एक क्रेता के द्वारा बाजार में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, उसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है उसे मांग फलन कहते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन किसी एक क्रेता के द्वारा बाजार में की गई किसी भी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, उसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। व्यक्तिगत में केवल आपको एक उपभोक्ता की मांग का ही ध्यान में रखना है। अब हम इसको समीकरण के रूप में समझते हैं कि व्यक्तिगत मांग फलन को हम कैसे समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। तो व्यक्तिगत मांग फलन, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। अब ये dx क्या है, जितने भी जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल बताए हैं, फैक्टर बताए हैं, उनकी हम फुल फॉर्म और उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे किसी वस्तु की मांग को तय करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, मैंने यहाँ पर सबकी फुल फॉर्म लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिमांड फॉर ए एक्स कमोडिटी मतलब एक्स वस्तु की मांग, एक वस्तु के लिए मांग।
डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्स कमोडिटी। फंक्शन फलन, आप जानते ही है कि फंक्शन एक फलन बता रहा है दोनों के बीच में क्या संबंध है। इन सब का फलन एक्स आउटपुट है इन इनपुट का पी एक्स। अब सबसे पहला यहां पर फैक्टर है पी एक्स। अब पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत। इसको हम कहेंगे तो वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु की कीमत। कैसे एक वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग को तय करती है, ये पहला उसका निर्धारक तत्व है। और हम जानते ही हैं कि मांग के नियम के अनुसार, मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घटती है, तथा वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है। ये मांग का नियम है। तो यहां पर जैसे हम यदि एक्स वस्तु की मांग का अध्ययन कर रहे हैं तो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी, और एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे एक वस्तु की कीमत उसकी मांग को तय करती है अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड। लॉजिक भी है। आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि पहले हम यही जैसे मार्कर है, पहले 20 रुपए का मिलता था तो हम 2 लाते थे। अब ये इसका रेट 25 या 30 जो भी मानो हो गया तो हम एक ही लेते हैं, बाद में लेंगे। तो इस तरीके से किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये लॉजिक है इसका। अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं हम। दूसरा है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब यहां पर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि संबंधित वस्तुएं क्या है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित क्या है, ये रिलेटेड गुड्स क्या है, आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं में 2 प्रकार की वस्तु आती है। एक तो आती है स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं। और दूसरी आती है पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस संबंधित वस्तु क्या है और कैसे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्थानापन्न वस्तु क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु क्या है। इससे संबंधित प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, 12वीं क्लास में भी आया हुआ है, बोर्ड की परीक्षा में, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी आया हुआ है। अतः आप अच्छी तरह से इस पर ध्यान देना, ये आपके काम आएगा अभी भी और आगे भी। और जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उसमें भी ये टॉपिक है, अतः आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान दीजिए। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती है या प्रयोग में ली जाती है, वे वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। तो
हम यहां कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, चाय और कॉफी दोनों पीता है और चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और चाय की कीमत घट गई तो कॉफी की मांग भी घट जाएगी। स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक संबंध होता है। इसको हम एक डायग्राम के रूप में भी यदि समझने का प्रयास करें तो यहां पर मैं समझाना चाहूंगा आपको। इसमें बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम प्रतिस्थापन वस्तुओं को समझें। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जैसे तालिका में भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहां दो तालिका बनाना जरूरी है। ये मैंने बनाई है चाय की, चाय की तालिका है, ये है कॉफी की। अब कैसे स्थानापन्न वस्तुओं में आपस में संबंध होता है, मैं एक डायग्राम और तालिका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम चाय की अब मैंने दोनों ही वस्तुओं की तालिका मांग अनुसूची बनाई। अब मैंने आपको यहां कहा था कि चाय कॉफी की कीमत बढ़ गई, कॉफी की कीमत देखिए यहां पर 100 से 200 हुई है, मतलब कीमत बढ़ गई है। और यहां पर चाय की मांग बढ़ गई। सीधा सा इसका अर्थ यह है कि जब कॉफी की कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफी को ज्यादा नहीं खरीदेंगे, कॉफी ज्यादा नहीं पिएंगे और चाय की तरफ जाएंगे, क्योंकि चाय की कीमत नहीं बढ़ी है, चाय की कीमत कॉफी की तुलना में कम हो गई है। तो यहां पर प्रभाव क्या होगा, चाय की मांग बढ़ जाएगी। कीमत चेंज हुई है कॉफी में, लेकिन मांग किसी बढ़ी है, चाय की। देखिए चाय की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन उसकी मांग बढ़ी है। क्यों? क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ी है, इसलिए। तो इसे ही तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, इसे ही तिरछा प्रभाव कहते हैं। और इसी से संबंधित आड़ी और तिरछी लोच भी है, आड़ी या तिरछी मांग भी कहते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या है। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है वे स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी, पेन और पेंसिल। अब मैं बात करूंगा और स्थानापन्न वस्तुओं में आपस में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अब एक वस्तु की कीमत को लेना है या दूसरी वस्तु की मांग को लेना है, इन दोनों में संबंध कैसा होता है, धनात्मक होता है। किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी।
धनात्मक है इसलिए बढ़ जाती है, घट जाती है तो उसकी भी मांग घट जाती है। इन्हें क्रॉस इफेक्ट कहते हैं। अब चलिए पूरक वस्तुएं। ये पूरक वस्तु क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। कार और पेट्रोल, स्याही और स्याही वाला पेन। अब इनमें आपस में ऋणात्मक संबंध होता है, जैसा कि हमारा द लॉ ऑफ डिमांड कहता है, मांग का नियम कहता है। इनमें पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की यदि कीमत बड़ी है तो उसकी पूरक वस्तु जो भी है उसकी मांग घट जाएगी। पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत घटी है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यहां ऋणात्मक संबंध होता है। कैसे? जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो कार की मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोल के भाव कम हुए तो कार की मांग बढ़ जाएगी। तो ये है आपका आपकी संबंधित वस्तुएं, और इसमें है पूरक वस्तुएं। तो वहां पर जो हमारा सीधा सा जो संबंध है वो डिमांड कर्व इसका ऐसे ही होता है। जबकि यहां पर आप जैसे अब यहां जैसे मैंने आपको ये समझाया नहीं था, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं तो चाय की मांग यहां पर क्या हो जाएगी, देखिए कीमत तो वो की वही रह रही है, कीमत वो की वही रह रही है। और आपकी जैसे 100, 200 और 300, हमने यहाँ 100 बता दिए, यहाँ 200 बता दिए और यहाँ 300। मैं अभी प्रतिस्थापन वस्तुओं का डायग्राम बना रहा हूं। तो कीमत आपकी 100 ही है, लेकिन मांग कितनी थी, 200 थी, तो आपका डीडी वक्र यहां पर था। अब आपकी मांग कीमत होगी वही, उस चाय की कीमत में कोई प्रभाव नहीं आया, लेकिन आपका डीडी वक्र दाई और खिसक कर D1 D1 हो गया। तो ये ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ आ गया, अतः इसकी मांग बढ़ गई। तो इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ये किसमें होता है, स्थानापन्न वस्तुओं में। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे पूरक वस्तुओं की, तो वहां पर डायग्राम जैसे हम बनाते हैं वैसा ही बनेगा। जैसे पूरक वस्तु है, अब आप प्राइस कार की वो की वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन तो भी अब यहां पर जो इसका डिमांड कर्व है इसी तरह का बनेगा। इसको हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से पूरक वस्तुओं में संबंध होता है। पूरक वस्तुओं में हमारा जो डायग्राम बनेगा वह एज पर रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वहां पर भी वही है, कीमत बढ़ती है तो मांग करती है। लेकिन यहां कीमत किसकी बढ़ रही है, किसकी घट रही है, पूरक वस्तुओं की। इस रेफरेंस में आपको देखना है। अतः पूरक वस्तु की कीमत बढ़ी तो जिस वस्तु की मांग हम कर रहे हैं तो उसकी मांग घट जाएगी, है ना। उदाहरण दे दिया है, पेट्रोल की कीमत यदि बढ़ जाती है तो कार की मांग घट जाती है, पेट्रोल की कीमत घट जाती है तो कार की मांग बढ़ जाती है। तो वहां पर आपका जो डिमांड कर्व होगा वह हम कह सकते हैं सीधा जैसा हमारा रूल्स होता है वैसे ही होगा। प्राइस सेम रहेगी, लेकिन डिमांड जो है वह पूरक वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगी। पूरक वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगी कि वह बढ़ रही है या घट रही है। अब आगे हम देखते हैं, संबंधित वस्तु हो गई है, तो अब तीसरा पॉइंट आता है वाई, उपभोक्ता क्या है।
ये उपभोक्ता की आय क्या है और ये कैसे तय करती है किसी वस्तु की मांग? तो उपभोक्ता की आय को भी हम दो वस्तुओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक तो है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में और एक है विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में। सबसे पहले उपभोक्ता की आय, तीसरा पॉइंट है यहां पर उपभोक्ता की आय। ये तो संबंधित वस्तुओं में हो गया है, तो यहां पर ले लेते हैं उपभोक्ता की आय। आय तो यहां पर भी है, एक तो है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, और इसका एक मांग के नियम का अपवाद विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में। अब आप स्वयं समझते हैं कि जैसे हम सामान्य वस्तु की बात करते हैं, सामान्य वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो सामान्य वस्तु में सीधा सा मैंने पहले भी बताया है कि सामान्य वस्तुओं में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है, आप खुद समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या करेगा वह, उसकी जो मांग है वो बढ़ाएगा। पहले वह अपने इनकम के हिसाब से खरीद पाता था कि हाँ मेरा बजट इतना ही है तो मैं इतना ही खरीदूंगा, उसके आगे नहीं जाता था क्योंकि उसके पास बजट नहीं था सामान्य वस्तु में। अतः सामान्य वस्तु के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाएगी। अतः सामान्य वस्तु के संदर्भ में वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में धनात्मक संबंध होता है, प्लस पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब यहां पर अपवाद के रूप में हम यदि मांग के नियम के अपवाद के रूप में देखते हैं, गिपिन का विरोधाभास आता है, तो वहां गिपिन वस्तु, इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु है। जैसे किसी उपभोक्ता की आय बढ़ी तो पहले वह डालडा घी का उपयोग करता था, अब वह डालडा घी का उपयोग न करके देसी घी का उपयोग करेगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है। अतः यहां पर घटिया वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम, क्योंकि वह यदि हम कह सकते हैं कि यदि घटिया वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है तो वह घटिया वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है तो वह उल्टा क्या करेगा, घटिया वस्तुओं को ना खरीद के अच्छी वस्तु खरीदेगा, क्योंकि वह इतनी कीमत यदि वहीं दे रहा है तो वह अच्छी वस्तुओं की ओर जाएगा और वह सामान्य वस्तुओं को खरीदेगा, मतलब जो अच्छी वस्तु है उनको खरीदेगा। तो सीधा सा यही हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, और उपभोक्ता की आय घटती है तो उस वस्तुओं की मांग भी घटेगी, क्योंकि घटिया वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। घटिया वस्तुओं की स्थिति में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी मांग घट जाएगी, और आय घटती है तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। ये है आपका उपभोक्ता की आय का वस्तुओं की मांग पर प्रभाव। ओके, अब हम आगे चलते हैं और चौथा पॉइंट लेते हैं। इनकम वाला हो गया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकता है। अब उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, फैशन, उसकी आदत, उसका भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब किसी उपभोक्ता को रुचि है कि मैं तो इस तरीके के कपड़े ही खरीदूं
खरीदूंगा, चाहे दूसरे वस्तुएं कैसे भी आई हो, उनकी कीमत कितनी भी हो, कम हो, लेकिन मैं तो इसी फैशन के, इसी ब्रांड के कपड़े खरीदूंगा, मैं तो इसी कंपनी का मोबाइल खरीदूंगा। तो इस तरीके से उपभोक्ता की रुचि का भी उस वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु में है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और बनी रहेगी, चाहे उसकी कीमत बढ़ी क्यों नहीं गई हो। फैशन है तो फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। आजकल जो फैशन जैसे नई नई वस्तुएं आती है, नवाचार होते रहते हैं, तो वहां पर कीमत, पुरानी वस्तु है लेकिन उसकी कीमत कम भी कर दी जाए लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी मांग उल्टा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि फैशन नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। किसी को किसी वस्तु की लत लग गई है, आदत लग गई है, तो उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए घट जाए, उसकी मांग वो की वही रहती है। तो उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता, उसकी आदत, फैशन, ये सभी भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अब आगे है संभावनाएं। भविष्य की संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन। अब कोई उपभोक्ता इस तरह से विचार करता है और देखता है, अपेक्षा करता है, संभावनाओं को तलाशता है कि वह विचार करता है कि आज रात से पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे, आज अर्धरात्रि से या मिडनाइट से पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेगा? उसको ऐसी संभावना है तो भी ज्यादा कीमत है तो भी वह ज्यादा खरीदेगा, और घटने वाले हैं तो कम कीमत है तो भी वह न खरीदेगा, और विचार इस तरीके से करता है कि और कम हो जाएंगे तब मैं खरीदूंगा। तो ये जो संभावना है ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो किसी वस्तु के भाव या उस वस्तु की कीमतें बढ़ने या घटने की संभावनाएं होती है, तो वे संभावनाएं भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अब तो ये जो dx इज फंक्शन ऑफ px, pr, y, t एंड e, ये हमने पढ़ लिया। ये व्यक्तिगत मांग फलन में आते हैं, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। एक बार पुनः आपको अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ पी एक्स। वस्तु की स्वयं की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तु आती है, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु है। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है, स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी, पेन और पेंसिल। यदि स्थानापन्न वस्तुओं में आपस में धनात्मक संबंध होता है, किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, किसी एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, इसे धनात्मक संबंध कहते हैं। इसके बाद है पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। यदि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु नहीं है तो पहली वाली वस्तु कोई काम की नहीं है, जैसे कार और पेट्रोल, तो उसमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यदि पेट्रोल के भाव गिरते हैं तो कार की मांग बढ़ जाएगी, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो कार की मांग घट जाएगी। फिर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु की स्थिति में उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, उपभोक्ता की आय घटती है तो सामान्य वस्तु की स्थिति में उसकी मांग भी घट जाएगी। इन सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। फिर यहाँ गिब्बन का विरोधाभास, गिब्बन वस्तुएं भी है, गिब्बन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। घटिया वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी, और आय घटती है तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, यहाँ ऋणात्मक संबंध होता है। फिर
उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता है, यदि उस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता है, उसमें इंटरेस्ट है, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट नहीं है तो मांग घट जाएगी। अपेक्षा है, संभावना है, यदि भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की संभावना है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। यदि उपभोक्ता देखता है कि उस वस्तु के भाव बढ़ने वाले हैं तो वह वर्तमान बढ़ी हुई कीमत पर भी अधिक खरीदेगा, और भाव घटने वाले हैं तो कम कीमत पर भी वह नहीं खरीदेगा, क्योंकि भविष्य में उसके भाव और गिरने वाले हैं। इस तरीके से ये सारे फैक्टर वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तिगत मांग फलन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बाजार मांग फलन पढ़ते हैं। बाजार मांग फलन, market demand of X commodity is function of Px, Pr, Yt, E, Yd और N। व्यक्तिगत मांग फलन के जितने भी फैक्टर है उसमें दो और फैक्टर जोड़ दे तो हम बाजार मांग फलन प्राप्त करते हैं। बाजार मांग फलन क्या है? बाजार मांग फलन में केवल आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत में एक उपभोक्ता की मांग का ध्यान रखा जाता है, तो बाजार में सभी क्रेताओं की मांग का ध्यान रखा जाता है। सभी क्रेता किसी वस्तु कि बाजार में जो मांग करते हैं उसकी मांग, उस वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे बाजार मांग फलन कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो संबंध होता है, फलनात्मक संबंध होता है, उसे बाजार मांग फलन कहते हैं। किस प्रकार किसी वस्तु की बाजार मांग उसके निर्धारक तत्वों से तय होती है, उस वस्तु की कीमत से, उपभोक्ता की आय से या अन्य तत्वों से कैसे तय होती है, वह बाजार मांग फलन के अंतर्गत आता है। अब सीधा मैं आपको 5 तत्व तो मैंने बता ही दिए, वैसे के वैसे आएंगे, उसी तरह से आप उसको बताओगे। 2 और तत्व है तो वो कैसे किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। तो उसमें पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। अब किसी देश में यदि आय का वितरण समान है, सभी की आय समान है, सभी को समान रूप से आय मिल रही है, तो उस देश में उस वस्तु की मांग अधिक होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि सबकी इनकम समान है तो सबकी ओर से मांग आएगी, वस्तु की मांग की जाएगी, तो ऑटोमेटिक उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आय का वितरण असमान है, कुछ लोगों की तो अधिक है, कुछ लोगों की कम है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उस वस्तु की मांग कम होगी, क्योंकि जो अधिक इनकम वाले हैं वो जितनी जरूरत है उतनी मांग कर पाएंगे, और जो कम कीमत वाले वो मांग नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? उस वस्तु की मांग कम होगी। अतः वैसे ही कह सकते हैं कि जिस देश में आय का वितरण समान है वहां पर वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और जहां आय का वितरण असमान है वहां वस्तुओं की मांग कम होगी। तो इस तरीके से हमने यह पूरा टॉपिक व्यक्तिगत मांग फलन तथा बाजार मांग फलन पढ़ा। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यह टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न हमारे बोर्ड की कक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं, अतः आप अच्छी तरह से इसको देखना, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इससे संबंधित प्रश्न जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं आपको अर्थशास्त्र से संबंधित एवं वाणिज्य से संबंधित जो भी वीडियो है आप तक पहुंचाता रहूं, और मेरी जो भी मेरे पास जानकारी है वो आपको देता रहूं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।